Hello friends, today we are going to discuss the offenses against human body. Now this chapter is one of the most important chapter in the criminal law, that is Indian Penal Code. To start with, let us have a brief look over what are the elements of crime. Now basically there are four elements of crime. These are human being, mens rea, actus reus and injury. Now to start with, human being, that is the first element of crime. Now it requires that the wrongful act must be committed by a human being. As we all know that we being the subject of law, these are all the man-made laws, so therefore only man shall be governed by the legislated laws. But if an animal causes an injury, we hold not the animal liable, but its owner liable for such injury. Now, thus, the first element of crime is a human being. जैसे जो पहला हम लोगों ने देखा क्राइटेरिया कि यह जो कोई भी एक्ट, जो रॉन्गफुल एक्ट जिसे कहते हैं, तो वो जो है किसी ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति ने करना बहुत जरूरी है। ये इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यदि यह कोई भी एक्ट या कोई कृति जिसको हम बोलेंगे कि वो यदि किसी जानवर ने की है, तो उस जानवर को हम कोई शिक्षा जैसे आईपीसी के अंतर्गत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जो है वो सब्जेक्ट ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि हमारे कायदे कानून जो है वो हमारे तक ही सीमित है, यानी मनुष्य तक ही सीमित है। जानवरों के लिए हमने उनके प्रोटेक्शन के लिए कायदे बनाए हैं, लेकिन अगर जानवर हम लोगों पे किसी पे हमला कर देता है या जानवर के हमला करने की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस जानवर के ऊपर कोई भी मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा, क्योंकि ही इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है। सो दस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम इज अ ह्यूमन बीइंग। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग जब सिविल लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इट शैल बी एप्लीकेबल टू पर्सन्स। नाउ पर्सन मीन्स जुडिशियल पर्सन, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन, यानी जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, उस पे भी लागू होगा, और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कोई कंपनी है या एसोसिएशन है या किसी व्यक्ति का गुट हो, तो उनके ऊपर भी कायदा लागू होगा। तो इसी तरह का कुछ इसमें भी प्रावधान किया गया है, जिसे सेक्शन 11 में आईपीसी के अंतर्गत कहा गया है कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस whether incorporated or not. The word person includes artificial or judicial persons also. इनमें आर्टिफिशियल पर्सन या हम कहें तो जुडिशियल पर्सन, बिकॉज जुडिशियल पर्सन को लॉ की भाषा में जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे कि लीगल लैंग्वेज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, दैट इज रेम एंड पर्सोनाम। ठीक है, राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनाम। ठीक है, तो लीगल राइट एंड पर्सनल राइट उसी के जैसा कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ नेचुरल है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोगों को कंपनी, अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व कंपनी का या कोई एसोसिएशन का उस एक्ट के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, तो भले ही उसको चलाने वाले कुछ लोग हैं, जैसे हम लोगों के जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बट उसकी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी होने की वजह से वो कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, कायदे से उसका अस्तित्व होता है। तो यदि कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो
के ऊपर फ्रॉड का मुकदमा दायर हो सकता है। अगर कोई कंपनी चीट करती है, कोई एसोसिएशन चीटिंग करता है, तो उसके ऊपर चीटिंग के भी सेक्शंस लग सकते हैं। यानी आईपीसी के अंतर्गत कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कंपनी के ऊपर भी हम लोग इसका चार्ज लगा सकते हैं। तो इन आईपीसी इट इज सेड दैट person includes a company or association or body of persons whether incorporated or not। दूसरी बात है मेंसरिया। जैसे पहले भी काफी बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि गिल्टी इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, इसका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है या तो उसके हाथ से कुछ ऐसी बात हो जाती है जो अगर एक एंगल से देखा जाए तो उसको हम अपराध बोलेंगे, ऑफेंस बोलेंगे, बट उसमें जो इंटेंशन होना बहुत जरूरी था वो इंटेंशन कहीं गायब है, वो है ही नहीं। सो व्हेन द इंटेंशन और गिल्टी इंटेंशन इज एब्सेंट इट शैल नॉट बी कॉल्ड एज क्राइम। क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन है, बिकॉज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ मेंस्ट्रिया इज दैट actus non facit reum nisi mensitria, which means that the guilty intention and guilty act together constitute a crime. It comes from the maxim that no person can be punished in a proceeding of criminal nature unless it can be showed that he had a guilty mind। जब तक उसके गिल्टी माइंड होने का और या आपराधिक भावना होने का जब तक आशंका ना हो तो उसकी कोई भी कृति को हम क्राइम नहीं समझेंगे, उसका गिल्टी इंटेंशन जब तक ना हो। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है क्राइम के लिए वो है एक्टस रियस, यानी गिल्टी एक्ट। ऐसी कोई भी कृति जिसमें गिल्टी हो जाए या व्यक्ति को आपराधिक भावना हो जाए या तो कुछ ऐसा कर जाए या कुछ करना भूल गया है या तो जानबूझकर ऐसा हुआ है या मिस कर दिया है, तो इसे कहते हैं एक्टस रियस। द थर्ड essential element of a crime is actus reus। It says some overt act or illegal omission must take place in pursuance of the guilty intention। Actus reus is the manifestation of mens rea। ये दोनों आपस में इतने मिले जुले हैं जैसे मेंटल इंटेंशन और एक्टस रियस की, इनके अलावा अगर ये दोनों साथ में हो और ये दोनों का जो ये जो दो चीजें हैं वो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में किया हो तो उसको हम क्राइम बोलेंगे। और सबसे आखिरी का जो एलिमेंट इसमें बताया गया है दैट इज इंजरी। द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज इंजरी टू अ पर्सन और टू द सोसाइटी एट लार्ज। द इंजरी शुड बी लीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार की भी क्षति एक व्यक्ति ने दूसरे को पहुंचाई है तो वो क्षति जो है वो सिर्फ उसके बॉडी यानी उसके शरीर पर नहीं बट उसके माइंड या मस्तिष्क पर, उसके रेपुटेशन पे, उसकी जो कोई प्रतिष्ठा है उसके ऊपर, या तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, भले ही उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको यदि डैमेज या क्षति पहुंचाई है तो सेक्शन 44 के अंतर्गत ये सब बातें इंजरी में आती हैं। जैसे नॉट ओनली टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन बट ऑल्सो माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये इंजरी में आएगी। तो ये इसका कुल मिलाकर अगर हम लोग सबको अगर इक्वलाइज कर दे, जैसे ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी, तो इसका आउटकम आएगा क्राइम। अब देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये जो टॉपिक हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि उसकी शुरुआत हमको सेक्शन 299 से मिलती है। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर 511 सेक्शन जो है वो आईपीसी में बताए गए हैं, टोटल 511। बट उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो अक्सर होते हैं तो वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो
सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 377, तो कुल मिलाकर कम से कम यहाँ आपको एक लिस्ट मैंने दी हुई है जहां पे आपको करीबन 96 टोटल 96 ऑफेंसेस आपको दिखाई देंगे जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी होंगे। सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 377, ठीक है। तो ये रहे कुल सेक्शन जो कल्पेबल होमिसाइड से शुरू होंगे सेक्शन 299 से और एंड अप होंगे अननेचुरल ऑफेंसेस तक। So there are total 96 offenses against human body starting from section 299 to section 377. Now let us come to the point, what exactly is meant by culpable homicide. ठीक है, culpable homicide is something responsible for something bad that has happened. किसी व्यक्ति को कुछ इस तरह का गलत कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या जवाबदार मानना, ठहराना, उसको हम बोलेंगे कल्पेबल होमिसाइड। अगर इंडिपेंडेंटली होमिसाइड के हम लोग उसका अगर मीनिंग देखें तो होमिसाइड का मीनिंग होता है होमो मीन्स मैन, साइड यानी कट, ठीक है। होमो यानी मैन, साइड मीन्स कट। देखिए होमोसाइड एंड सुइसाइड, दीज आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ किलिंग, ठीक है। होमिसाइड, नाउ कल्पेबल का तो मीनिंग हम लोगों ने देख लिया कि रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, बट होमिसाइड का मीनिंग है होमो मीन्स मैन, साइड मीन्स आई कट। सो होमिसाइड का अगर एक देखा जाए मीनिंग पूरी तरह से, तो होमिसाइड टुगेदर मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का उसका खून करना है या तो उसकी मृत्यु होना है, उसके हाथों उसकी मृत्यु होना है, तो इसको हम बोलेंगे होमिसाइड, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति वो खुद ही अपने आप को मार देता है या अपने प्राण ले लेता है, अपने हाथों से ही अपनी खुद को मार डालता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज सुइसाइड। सो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय वन सेल्फ, वो अपने आप को मार रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सुइसाइड, ठीक है। सो होमिसाइड टुगेदर मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। वैसे देखा जाए तो होमिसाइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो है अनलॉफुल होमिसाइड और दूसरी बात जो है वो है लॉफुल होमिसाइड। अब वो हम लोग एक एक कर से देखेंगे। देखिए अनलॉफुल होमिसाइड में आएंगे 3 ऑफेंसेस: कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, देन मर्डर, होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दूसरा है मर्डर, तीसरा है होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। अभी लॉफुल होमिसाइड जो है वो हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में काफी चर्चा पहले भी की हुई है। सो लॉफुल होमिसाइड इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल होमिसाइड। देखिए अगर आपको यदि किसी ने पूछा कि लॉफुल होमिसाइड क्या होता है, तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी जनरल एक्सेप्शन, जो अपवादात्मक परिस्थितियां हमने देखी थी सेक्शन 76 से लेकर एक सेक्शन 106 तक, वो सारी के सारी जो है वो लॉफुल होमिसाइड है, जहां पे किसी कारणवश और एक ठोस कारण है या तो कोई पावर है, इसकी वजह से भले ही सामने वाला व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसकी मृत्यु के लिए कोई वो व्यक्ति जिसके हाथों ये अपराध हुआ हो वो जवाबदार नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जनरल एक्सेप्शन का सहारा मिलता है, उसके पास में ऐसे कोई ठोस कारण है जिसकी वजह से वो जनरल एक्सेप्शन में
आएगा। इसमें बहुत ही संक्षिप्त में मैंने लिखा है, द डेथ इज कॉज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, इसमें से कोई भी हो। वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, यदि कोई व्यक्ति उसके हाथों एक्सीडेंट हो जाता है या तो कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या उसका ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना तो उसको इस बात का पूरी तरह से नॉलेज है और ऐसा कुछ कर रहा है वो कि वो कायदे से तो एकदम बराबर था, लेकिन कुछ ऐसे हो गया जो उसके कैपेसिटी के बियॉन्ड हो गया। जैसे हम लोग बोलेंगे ही वॉज डूइंग द लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, वो पूरी तरह होशो हवास में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा था। वो जो भी कर रहा था वो कायदे से एकदम बराबर था, कायदे के अनुरूप था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो उसके कंट्रोल के बाहर चला गया, वो बस एक दुर्घटना बनकर रह गई है। तो उसका सारा जो है हिसाब जो है सेक्शन 80 के अंतर्गत आएगा, जिसमें हमको एक्सेप्शन मिलना ही है। तो ये हो गया लॉफुल होमिसाइड। इसके अलावा वेयर द डेथ इज कॉज्ड जस्टिफिएबली, यानी जस्टिफिकेशन, यानी उसका हमारे पास पूरी तरह से अच्छा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमने जो भी कार्य किया है एक तो किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से किया है, यानी हम लोग गलती कर बैठे हैं, बट ये जो गलती है ये सच देखा जाए तो इट वॉज इन गुड फेथ, ऐसी कोई गिल्टी इंटेंशन या मेंसरिया नहीं था, बट इसके बावजूद कुछ ऐसा गलत हो गया है, उसकी वजह से ये सब जो है दुर्घटना हुई है, ये सब जो है ऑफेंस हुआ है। बट सेक्शन 76 के अंतर्गत उस व्यक्ति को भी इसमें से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, उसको एक्सेप्शन मिल सकता है सेक्शन 76 के अंतर्गत। उसके बाद देखा जाए तो जज की बारी आती है। जैसे हमको पता है कि जज इज अ पर्सन हु इज एक्टिंग जुडिशियली, वो जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए उनकी नियुक्ति ही उसके लिए हुई है। तो जब कोई जज किसी केस में कोई एक पनिशमेंट का ऐलान करते हैं, पनिशमेंट किसी को अवार्ड करते हैं, तो उस पनिशमेंट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो उसकी मृत्यु के लिए वो जज जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो उनको ऑफिशियल कैपेसिटी में करने को कहा गया है, या यूं कहेंगे कि उनकी जो अपॉइंटमेंट या नियुक्ति हुई है वो उसी कार्य को करने के लिए हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने वो जो एक्ट है दैट इज दीज आर कॉल्ड एज जुडिशियल एक्ट। उसके बाद में आता है बाय अ पर्सन एक्टिंग इन पर्संस ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। कोई व्यक्ति अगर कोर्ट की ऑर्डर लेके जैसा जजमेंट में दिया गया है उस जजमेंट का जो है उसका इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन जिसको बोलेंगे वो करने के लिए अगर आगे आता है और वो करता है, तो वह व्यक्ति भी इसमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो जजमेंट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट की वजह से कर रहा है। By a person who is justified or who by reason of a mistake of fact in good faith believes himself to be justified by law। ये भी सेक्शन उन्हीं सेक्शन में से एक की ओर इशारा करता है, जहां एक कोई व्यक्ति जिसके पास इस बात का पूरा सबूत है, जस्टिफिकेशन है और कोई रीजन है, कोई कारण है, और उसके ऊपर भी कुछ ऐसी बात हो गई है जहां वो थोड़ी बहुत गलती कर बैठा है, लेकिन गलती जो है वो कुछ गलत फहमी की वजह से हुई है, लेकिन इसके करने में उसका कोई गलत इरादा नहीं था, एंड बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर ऐसा कुछ कर जाता है तो उसको भी सेक्शन 79 के अंतर्गत राहत मिल सकती है। By a person acting without criminal intention to cause harm in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to the person or property। अब कोई व्यक्ति वो आगे का कुछ धोखा जो है उसको टालने की कोशिश में ऐसा कुछ कर बैठता है, लेकिन उसके करने के पीछे उसका हेतु, उसका उद्देश्य, उसका इंटेंशन अच्छा है, गुड फेथ में कर रहा है, लेकिन
कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को या तो उसकी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचती है, डैमेज हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति पर हम लोग कोई आरोप नहीं कर सकेंगे क्योंकि he was acting without criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm. Then where death is caused in the exercise of right of private defense of person or property, जो सेक्शन 100 और 103 में दिया है, जो बताते हैं कि सेक्शन 100 और 103 जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताते हैं. Then where death is caused by a child or person of unsound mind or an intoxicated person, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में भी पहले चर्चा की है कि कोई व्यक्ति यानी कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल के नीचे हो, जो 7 साल का भी ना हो, अगर उसके हाथों कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे को हम किसी भी हाल में उसको पनिशमेंट या उसको दंड नहीं दे सकते क्योंकि वो बच्चा है, वो हम लोग उसको इन्फेंट कहेंगे. या और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिस व्यक्ति का उसका मेंटल जो है इम्बैलेंस हुआ है, उसका मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, या तो कोई व्यक्ति है जो बहुत ही नशे में है, उसको नशा करवाया गया है, उसने खुद होके तो नशा किया नहीं था, बट ये सब जो लोग हैं ये भी एग्जम्पशन में आएंगे. तो ये और 8th वन जो है where death is caused unintentionally by an act done in good faith for the benefit of person killed. अभी ये जो सेक्शन है वो कंसेंट की ओर इशारा करता है, जहां कंसेंट होने की वजह से कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जहां एक तो पहली बात यह है कि कंसेंट देने वाला व्यक्ति जो है वो एक तो माइनर है या तो लुनेटिक है या उनका गार्डियन जो भी है, जो उसके माँ बाप है या किसी व्यक्ति के पास उसकी गार्डियनशिप है, तो उस टाइम पे उनके पास से कंसेंट ली है. और यदि कुछ ऐसी घटना है जिसमें कंसेंट लेना पॉसिबल ही नहीं था और जिसके ऊपर ये सब हम लोग कर रहे हैं या जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस देखा जाए तो ऑफेंस नहीं है, बट ये कोई एक्ट है जिसकी वजह से उसके लाइफ को भी थोड़ा थ्रेटनिंग हो सकता है, उसकी लाइफ को धोखा हो सकता है, लेकिन वो कंसेंट देने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई करना जरूरी भी है, लेकिन कंसेंट नहीं है. तो जिस व्यक्ति ने भी उसको उसके साथ में कुछ उसके अच्छे के लिए करना चाह रहा है लेकिन कंसेंट नहीं है, तो उसका भी बेनिफिट उसको मिल सकता है सेक्शन 92 में. अभी हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड की. अब देखा जाए तो सेक्शन 299 डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड. नाउ whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death. तो इतनी सारी चीजें जो हैं इसमें से निकल के आती है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग कल्पेबल होमिसाइड, सिर्फ ये एक हम लोग बोलेंगे कि ये जीनस है, सिर्फ ये एक कंसेप्ट है कल्पेबल होमिसाइड की. हुएवर कॉजेज, जिस किसी ने भी किसी की मृत्यु उसके हाथों हुई है बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इसके साथ में उसकी एक्ट के पीछे एक इंटेंशन है, उसकी मंशा है कि उसकी डेथ या उसकी मृत्यु होनी ही है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, उस व्यक्ति को इस तरह से इंजरी या इतनी क्षति या इतनी बुरी तरह से उसके ऊपर हमला किया जाए, मारा जाए कि उसे जो जख्म होगा या उसे जो भी इंजरी होगा उसकी वजह से उसकी मृत्यु शायद निश्चित है, लाइकली टू कॉज डेथ. ठीक है. और विद द नॉलेज,
या तो उसे पूरी तरह ज्ञात है, उसे पता है कि उसके ऐसा करने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है, बीमार चल रहा है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है और किसी वक्त भी उसकी जान जा सकती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति उसको आके इस तरह की कुछ खबर सुना देता है जिसकी वजह से इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद, इस बात की मालूमात होने के बावजूद भी उस नाजुक प्रकृति के व्यक्ति को वो कुछ ऐसा बता देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ जो कल होनी थी वो आज ही हो गई, यानी वो कहीं उस बात को एक्सेलरेट करता है दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु तत्काल हो सकती है। Now in general term, culpable homicide means lawful killing which is not classified as murder due to the guilty intention or mens rea being absent. नाउ इसमें एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जब हम लोग कल्पेबल होमिसाइड की बात करेंगे जो कि अनलॉफुल किलिंग तो है बट वो मर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू द गिल्टी इंटेंशन और मेंस रिया बीइंग एब्सेंट। अगर सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड देखा जाए तो वो तो बिल्कुल भी हम लोग इस बात की मान्यता नहीं देंगे क्योंकि ये सब जो चीजें हैं वो अनलॉफुल है, लेकिन उसमें गिल्टी इंटेंशन और मेंसरिया एब्सेंट होने की वजह से उसको हम लोग मर्डर नहीं बोलेंगे, उसको कल्पेबल होमिसाइड तो बोलेंगे जरूर, यानी किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ human being. It is a term used in Scottish law and among several other countries where the English common law system of justice is administered. देखा जाए तो culpable homicide ये स्कॉटिश लॉ में इस्तेमाल किया हुआ वर्ड है, जहां पे और काफी सारे जो नेशंस है, कंट्रीज है, वेर इंग्लिश कॉमन लॉ, ये इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम ऑफ जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो मानते हैं, लागू करते हैं, और साधारणतः यूरोपियन कंट्रीज में जहां पे इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम एप्लीकेबल होता है। नाउ अनलॉफुल होमिसाइड की तरफ आएंगे हम लोग। हमने पहले हिस्से में देखा, पहला तो ये देखा कि लॉफुल होमिसाइड क्या होता है, जहां हमने जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, उसके एक्सेप्शंस उसमें से जो भी एग्जम्पशन है उसके बारे में बात की, तो वो सारे के सारे जो है वो लॉफुल होमिसाइड में आएंगे। उसके बाद में हमने देखा सेक्शन 299 में क्या कहा गया है कि क्या क्या करने से, कौन सी एक्ट करने से ये जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएंगे। बट कल्पेबल होमिसाइड होने के बावजूद भी कुछ जो एक दो चीजें उसमें मिसिंग होती है, उसकी वजह से उसको डायरेक्टली हम लोग मर्डर नहीं बोल सकते। लेकिन अनलॉफुल होमिसाइड क्या है ये देखना जरूरी है। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड। इट इज द कॉजिंग ऑफ डेथ बाय डूइंग। तो यहां करनी या तो एक्ट बहुत जरूरी है। फर्स्ट है एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। देखिए यहाँ पे वापस रिपीटेशन है, लेकिन ये रिपीटेशन हमको समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे मर्डर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, एन एक्ट विद the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or an act with the knowledge that it was likely to cause death. So without one or other of these elements, देखिए इनमें से कोई एक भी यदि मिसिंग होगा, वन और अदर, कोई भी एक या दो या कोई भी एक, an act though it may be in its nature criminal and may occasion death will not amount to the offense of culpable homicide. यदि intention of causing death absent है और act है लेकिन unlawful है, लेकिन अगर intention गायब है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ गायब है, तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलेंगे। या तो ऐसा कोई एक्ट है उसमें से with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, ये यदि मिसिंग होगा
तो भी उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोला जाएगा। एंड एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी नॉलेज भी एब्सेंट होगा तो भी हम लोगों का जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अनलॉफुल होमिसाइड में आती हैं। तो एक झटपट रिकैप वापस एक बार देख लेते, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, पहली बात। दूसरी बात, सच डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय एन एक्ट, देखिए, with the intention of causing death, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that the doer is likely by such an act to cause death। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो द रिमेनिंग पार्ट we shall see in my next video. Thank you for patience watching.